हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रानू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इस लेक्चर में आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एस्टैब्लिशमेंट, इसके फंक्शंस, इसके ऑफिसेस, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। जैसा कि सभी को पता है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, जो कि पहले कोलकाता में था। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 विद द provision of RBI Act 1934 on the recommendation of Hilton Young Commission. हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1935 में ये RBI एस्टैब्लिश किया गया। सबसे पहले 1770 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी, उस समय एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अलेक्जेंडर कंपनी ने बैंक एस्टैब्लिश किया था। इसे सेंट्रल बैंक के तौर पर चलाया जाना था, परंतु ये बैंक पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा। बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना की गई। ये तीनों बैंक सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे। सेंट्रल बैंक की तरह काम करने का मतलब है ये बैंकों के बैंक कहलाते थे। बैंकों के बैंक में ये सारे कमर्शियल बैंक जितने रन हो रहे थे उन सबको रेगुलेट करते थे, साथ ही साथ मुद्रा का निर्गमन करते थे, करेंसी रिलीज करते थे। ये सारा काम इनका था, इन 3 बैंक्स का था। तो कमर्शियल बैंक्स ने इसका विरोध किया और कहा कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स की होने की क्या ज़रूरत है, 3 बैंक्स क्यों करेंसी रिलीज करेंगे, इन तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाना चाहिए। तो इसको ये मानकर इन 3 बैंक्स को मिलाकर 1862 के बाद एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश किया गया। इस बैंक का काम था कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना और मुद्रा का निर्गमन करना। इसके साथ ही इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता था, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता था मार्केट में। परंतु इससे भी बहुत सारे कमर्शियल बैंक सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल बैंकिंग नहीं करता था, ये इंडिविजुअल पर्सनस की जमाएं भी स्वीकार करता था। तो लोग, व्यापारी चाहते थे और अदर कमर्शियल बैंक्स चाहते थे कि एक सेंट्रल बैंक ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ बैंकों का बैंक हो, ये इंडिविजुअल बैंकिंग परफॉर्म ना करे। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920 में एक कमेटी गठित की, रॉयल कमीशन। इसे ब्रिटेन से इंडिया बुलाया गया, जो कि सेंट्रल बैंकिंग पर काम करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था हिल्टन यंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कमीशन हो वो उसके चेयरपर्सन के नाम से भी जाना जाता है। तो बाद में ये कमीशन रॉयल कमीशन की जगह हिल्टन यंग कमीशन के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ। तो इस हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की 1926 में। 1926 में ये असेंबली में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिसमें उसने सेंट्रल बैंकिंग इंडिया में सेंट्रल बैंकिंग शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। तो इसकी रिकमेंडेशन उस समय एक्सेप्ट नहीं हुई और असेंबली ने इसे खारिज कर दिया। बाद में हिल्टन यंग कमीशन ने इस पर और सुधार किया और पुनः इसे 1934 में असेंबली में प्रेजेंट किया। इस समय इसके रिकमेंडेशंस को असेंबली ने स्वीकार किया और इसके तहत, इस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, जिसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये 1947 में इसके आरबीआई के गवर्नर बने। फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थे जेम्स बी टेलर। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे बैंक्स थे, सारे प्राइवेट बैंक्स थे। जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ तो ये 5 करोड़ की संपत्ति के साथ, पूंजी के साथ स्टार्ट हुआ। 5 करोड़ की संपत्ति 100 रुपये के 5 लाख शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये 5 लाख शेयर्स जो थे वो प्राइवेटली ओन्ड थे। तो निजी स्वामित्व होने के कारण ये जो निजी व्यक्ति होते हैं, कोई भी कंपनी हम जानते हैं कि जब वो निजी कंपनी होगी तो अपना लाभ देखेगी। और हमारे देश को इस समय ज़रूरत थी, आज़ाद होने के बाद हमारे देश को ज़रूरत थी कि हम लोग गाँव तक भी बैंकों की सुविधा पहुंचाए, क्योंकि उस समय जो महाजन और साहूकार, इन सब का प्रभुत्व था सभी जगहों पर। गांव में किसानों की भूमि हड़पना और
ज़्यादा ब्याज पे ब्याज लगाते जाना, इस तरह से वो किसानों का शोषण हो रहा था, ग्रामीणों का शोषण हो रहा था। इसलिए सरकार चाहती थी कि बैंकों की पहुंच गांव तक हो, और कोई भी कंपनी जो प्राइवेट ओन्ड है वो जानती है जहां पर उसको प्रॉफिट नहीं होना है वो वहां इस्टेब्लिश नहीं होगी। वो जानती है कि उसको गांव में प्रॉफिट नहीं होना है तो फिर वो वहां पर अपना इस्टेब्लिशमेंट क्यों करेगी। तो इसलिए गांव तक बैंकों को पहुंचाने के लिए और ग्रामीणों को भी कम पैसों में उनके लाभ को देखते हुए एक बैंक्स की स्थापना करनी थी। इसलिए बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, और सबसे पहले नेशनलाइजेशन आरबीआई का किया। यहाँ पर एक दिक्कत और भी आ रही थी, नेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि प्राइवेट ओन्ड कंपनी की प्राइवेट अदर ओन्ड कंपनीज बात नहीं मानते थे, या गवर्नमेंट को भी अपनी कोई बात मनवानी होती थी आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से, तो वो भी अपनी बात नहीं मनवा पाती थी। उसे भी अपने तरीके से यदि काम करना है तो वो नहीं कर पाती थी। इसलिए ज़रूरत थी कि जो सेंट्रल बैंक हो वो गवर्नमेंट के अंडर हो, उसके हाथ में हो, तो ताकि वो मुद्रा का निर्गमन नियंत्रण अपने तरीके से कर सके। इसलिए सेंट्रल बैंक का नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी था। तो वो 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नेशनलाइजेशन किया और इसके सारे शेयर्स खरीद लिए। इस बैंक के फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थे जेम्स बी टेलर। यहाँ हम देख सकते हैं करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनकी पिक्चर आप स्लाइड में देख सकते हैं। डेप्यूटी गवर्नर 4 हैं, एम राजेश्वर राव, जिनका कार्यकाल 9/10/2020 से शुरू हुआ है। दूसरे हैं एमडी पात्रा, डॉक्टर एमडी पात्रा 15/1/2020 से अब तक। एमपी जैन 22/6/18 से अभी तक, और बीपी कानूंगो 3/4/2017 से अब तक। इसके जोनल ऑफिस 4 हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। रीजनल ऑफिसेस 27 हैं, सब ऑफिसेस 4 हैं। 2 रीजनल कॉलेजेस हैं फॉर इट्स ऑफिसर्स, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, जो कि पुणे में स्टाफ। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, पहला फंक्शन है इश्यू ऑफ करेंसी, नोट का निर्गमन करना। ये सबसे मुख्य कार्य है आरबीआई का। इसके लिए 2 लिमिटेड कंपनीज हैं आरबीआई के पास। एक लिमिटेड कंपनी नोट निर्गमन का कार्य करती है और दूसरी सिक्के निर्गमन का कार्य करती है। फर्स्ट इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। इसके जो कारखाने हैं वो नासिक और देवास में है, नासिक महाराष्ट्र और देवास MP में है। सेकंड है द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL। ये मैसूर में और साल्बोनी में है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल और मैसूर कर्नाटक में है। फॉर द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स SPMCIL हैज़ 4 मिंट्स एट मुंबई, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद। इन 4 जगहों पर, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद, इन 4 जगहों पर कॉइन्स की मिंटिंग होती है। टकसाले हैं ये, इन 4 जगहों पर टकसाले हैं जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। सेकेंड है बैंकर्स ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक बैंकों का भी बैंक है। मीन्स जब कमर्शियल बैंक को उधार की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, या उनको अपना जमा कहीं रखना होता है या उधार लेना होता है, तो वो आरबीआई की हेल्प लेती है। आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। हम आरबीआई में अपने खाते नहीं खोल सकते, इंडिविजुअल खाते आरबीआई में नहीं खोलते, बैंकों के खाते आरबीआई में खुलते हैं। थर्ड है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। फोर्थ है फिनेंशियल सुपरविजन, सभी बैंक्स का फिनेंशियल सुपरविजन करता है। और लास्ट है रेगुलेटरी एंड सुपरविजन ऑफ द फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम के रेगुलेशन और सुपरविजन का ये काम करता है कि कितना मनी मार्केट में फ्लो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। यदि मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो उसको कम किस तरह से करें, यदि कम है तो उसे ज़्यादा किस तरह से करें, ये सारे काम आरबीआई परफॉर्म करता है। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, पहला है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एस्टैब्लिश्ड इन 9 जुलाई 1988। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। जितने भी हमारे यहाँ हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एनएचबी के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस एनएचबी को रेगुलेट करती है आरबीआई।
सेकेंड है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे यहाँ इंश्योरेंस किए जाते हैं वो DICGC के अंडर में आते हैं और DICGC को रेगुलेट करती है RBI। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 1978 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। थर्ड है BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। ये नोट मुद्रण लिमिटेड जो है वो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका भी रेगुलेशन RBI करती है, परंतु जो हमारी सिक्के निर्गमन सिक्कों की टकसालें सिक्के निर्गमन की जो कंपनी है उसका नियंत्रण RBI के हाथ में नहीं है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, उसका रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। सिक्के मुद्रण का काम करती है SPM CIL। ये सिक्के मुद्रण का काम जो करती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में आती है। ये कंपनी इसकी 2 ब्रांचेस नासिक और देवास में हैं जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। RBI BRB NMPL को रेगुलेट करती है, जिसकी जो काम सालबोनी और मैसूर में किया जाता है। कॉइन मिंटिंग देश में 4 जगहों पर की जाती है, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। इन 4 जगहों पे जो कॉइन मिंट होते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कहाँ कहाँ आपके पास जो सिक्का है वो कहाँ मिंट हुआ है ये आप खुद देखकर बता सकते हैं। जैसे हैदराबाद में जो सिक्का मिंट हुआ होगा उस पर स्टार का चिन्ह बना होता है। आप एक का सिक्का या 2 का सिक्का लीजिए, 5 का सिक्का लीजिए, 2 के सिक्के को देखिए आप, उसमें सबसे नीचे में स्टार का साइन बना होगा। यदि वो स्टार का साइन बना हुआ है तो हैदराबाद में मिंट किया गया है। यदि वो प्लेन है, उस पर कोई साइन नहीं है, तो वो कोलकाता में मिंट किया गया है। यदि उसमें नीचे सर्कल है तो वो नोएडा में प्रिंट किया हुआ है, मिंट किया हुआ है, और यदि उसमें डायमंड बना हुआ है तो वो मुंबई में मिंट किया गया है। RBI का लोगो है, इस तरह से आप देख सकते हैं RBI का लोगो, जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक बना हुआ है, एक साइन है, टाइगर है इसमें, और पीछे जो ट्री दिखाई दे रही है वो पाम का ट्री है। बाघ और ताड़ का वृक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में बना हुआ है। हमारे देश में हमारी मुद्रा के लिए भी लोगो डिज़ाइन किया गया है। हमारी देश 5वीं कंट्री है जिसके पास उसकी मुद्रा के लिए लोगो है, जो 2011 से हमारे देश में अप्लाई किया गया है और जिसकी डिज़ाइनिंग की गई थी उदय कुमार के द्वारा, जो IIT बॉम्बे के स्टूडेंट रहे थे उस समय।